Hello students, this is Diwakar and welcome to EJOT Science. How do organisms reproduce? Organisms reproduce कैसे करते हैं ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 10th की बायो का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर का वेट हर कोई बच्चा करता है, लेकिन जब उनके सामने इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आती है, एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस वेसिकल, वास्ट डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके के टर्म्स जब आपके सामने आते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर में आपको जब इस तरीके की इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव नोट्स के साथ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं आपको इस तरीके की अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं, इस तरीके की अट्रैक्टिव नोट्स के साथ। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आप अपनी एग्जाम की एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, 90+ मार्क्स अगर आप लाना चाहते हो साइंस में, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर, सही चैनल पर आए हैं। और पेशेंस के साथ, क्योंकि वन शॉट में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वन शॉट में हम सारी चीजें कवर करेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। उसके बाद रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है? फिजन में भी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड होते हैं। इनको हम बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, बहुत डीप में जाकर के समझेंगे, इजी वे में समझेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी के बारे में हम समझेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम समझेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम समझेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को देखो कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, लेकिन ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है क्योंकि इसकी थोड़ा हार्ड टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, तो बच्चे उससे घबरा जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है अगर आप पेशेंस के साथ इस वन शॉट के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाओगे। देखो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा ना, आपकी जो चीजें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएंगी, फीड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वो रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेंगे जब एग्जाम का टाइम आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी सबसे पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Reproduction is a process in which a living organism produces new living organism of its own kind, जिसमें अपनी ही तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या वो अपनी ही तरह एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं? देखो भाई, एक माँ बाप की दो जुड़वे संतानें हो सकती है, उनकी कॉपी एग्जैक्ट हो सकती है क्योंकि उनमें सेम डीएनए आ गया है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया है यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, उसके वो सिमिलर हो सकता है लेकिन उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। ये छोटा सा हाथी का जो बच्चा है ये इस बड़े हाथी के बच्चे से आया है, तो ये किसकी वजह से आया है? रिप्रोडक्शन की वजह से आया। यहाँ पर मैंने कहा सचिन तेंदुलकर जो है
वो अपने बच्चे की तरह नहीं है, या उसका बच्चा जो है उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसके सिमिलर है, सिमिलर टू पेरेंट है, एग्जैक्ट नहीं है। मतलब उसकी नाक, उसकी आंखें अपने पापा से या अपनी मम्मी से मिल सकती है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। अब हम आगे देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं भाई? रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसमें आपका न्यूट्रिशन आ गया, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, है ना, उसमें आपका रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया। ये हमने 4 क्या पढ़ी थी उसमें? लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी थी। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी नहीं हो रहा है तो हमारा जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको ये देखना है कि जो रिप्रोडक्शन है, मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, वो चाह रहा है कि मैं रिप्रोड्यूस ना करूं, तो वो फिर भी जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है वो जिंदा नहीं रहता है। ठीक है ना, तो बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकता है। लेकिन जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं, एक होल कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरी अर्थ में जितनी भी स्पीसीज हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन रोक दे तो वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती, जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। एक दिन पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा लाइफ का, जीवन का। तो उसके लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन ensures continuity of particular species on अर्थ, मतलब ये स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है, उसको ये क्या करता है? एंश्योर करता है। ठीक है ना, क्या करता है? एंश्योर करता है। इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए, ये डीएनए में वेरिएशन क्रिएट करता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज को क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, इसको हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक है, जो मैंने अभी डीएनए का एग्जांपल आपको बताया था। ठीक, मतलब ये डीएनए में वेरिएशन होती है, तभी तो माँ बाप की शकल अपने बच्चों की शकल से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। मतलब मिलती जुलती है लेकिन एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं बच्चे माँ बाप के। ठीक है, बिकॉज देर आर सो मेनी वेरिएशंस इन डीएनए। ठीक है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है ना, ये स्पीसीज की इवोल्यूशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है ना, तो उसमें भी रिप्रोडक्शन क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा तो स्पीसीज, इवोल्यूशन की बात तो छोड़ ही दो, फिर तो स्पीसीज का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वही एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस हैं किसके? रिप्रोडक्शन की, कि ये स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है। ठीक है ना, वो कॉन्टिन्यू आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है? एडवांटेजेस हैं। ठीक, कोई डाउट यहां तक नहीं? अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए आप। ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए का ट्रांसफर कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया ना, एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है। अब जो मेल पेरेंट है उससे मेल गैमेट आता है, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट आता है। ठीक है, मैं ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को हम कहते हैं एग या ओवम, एग सेल या ओवम सेल। तो ये स्पर्म क्या है? एक सेल है। ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस होगा तो इसके अंदर डीएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। अब डीएनए इसमें इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, इस तरीके से डीएनए होता है, बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, लेकिन इतना लंबा डीएनए, लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटी सी सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ गया? कंडेंस हो रखा है, उसके अंदर कंप्रेस्ड हो रखा है। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर कंडेंस्ड हो जाता है तब इस डीएनए को ही तो हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है ना, टोटल कितने होते हैं? 46। तो ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियस में होता है। और जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट की, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, तो ये क्या करते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होते हैं मतलब मिलते हैं। तो इनकी फ्यूज होने की जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा जीव बन जाता है। तो जाइगोट भी एक सिंगल सेल होती है। तो अब आप बताइए, इस स्पर्म सेल में भी और इस एग सेल में भी, दोनों में डीएनए है ना, तो इसका डीएनए और इसका डीएनए किस में आएगा? किस में आएगा? प्रोजेनी में आएगा, ऑफस्प्रिंग में आएगा, संतान में आएगा। तो उसके गुण अपने माँ बाप से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन से ही माँ बाप से संतान तक डीएनए का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये आप याद रखना।
अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट से इसमें दूसरा जीव बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा बैक्टीरिया है ना, प्रोटोजोआ, बीच में से काट दोगे तो दो अलग अलग जीव बन जाते हैं। अभी हम आगे और डिटेल्स इसको जानेंगे किस तरीके से। इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें सिंगल सेल है भाई, सिंगल सेल से ही डबल सेल बन रही है, ठीक है ना, ट्रिपल सेल बन रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 32, 64, 128 इस तरीके से बनती रहती है। तो इसमें मेल और फीमेल की तो बात ही नहीं है, तो गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जब वो दोनों मिलेंगे। तो जब इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो संतानें होती हैं, वो अपनी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसे अमीबा से अमीबा बनेगा तो वो अमीबा की ही तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मैंने बताया मेल और फीमेल, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन इसमें जरूर होगा, बिल्कुल होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल होगा। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट्स, जब इसमें ऑफस्प्रिंग बनेंगी तो वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगी अपनी पेरेंट्स की, ठीक है। उनके गुण हो सकते हैं लेकिन उनकी तरह शकल नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत मिलती जुलती हो सकती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जिसमें किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया में देखा जाता है, प्रोटोजोआ में देखा जाता है, फंजाई में देखा जाता है, सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया में देखा जाता है, और कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला टाइप है फिजन। क्या है? फिजन। दूसरा है रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और किस तरीके से इन मेथड्स को फॉलो करके जीव रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है? मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम फिजन की बात करेंगे। तो फिजन होता है 2 तरह का। एक होता है बाइनरी फिजन, बाई मतलब होता है 2, मतलब इसमें एक सेल 2 पार्ट में क्या होती है? डिवाइड होती है। मल्टीपल फिजन, मल्टी मींस मैनी, मतलब इसमें एक सेल बहुत सारी सेल्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स बनती है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, और मल्टीपल फिजन में बहुत सारी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है। बाइनरी फिजन जनरली एमोइबा, लीशमानिया और पैरामीशियम में देखा जाता है, और ये मल्टीपल फिजन जो है ये प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है और बच्चे उसको गलत करके आ जाते हैं। सबसे पहले है इररेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इसको ध्यान से समझना। इररेगुलर बाइनरी फिजन जो है ये एमोइबा में होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है ये लीशमानिया में होता है, लीशमानिया। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब ये पैरामीशियम में होगा। किस में होगा? पैरामीशियम में होगा। अब इसको थोड़ा ऐसा समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये अमीबा है, तो इसमें कौन सा फिजन होगा? बाइनरी फिजन होगा। तो ये अमीबा ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, कैसे भी टूट सकता है। ये इर्रेगुलर होता है, ये मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए कहीं से भी टूट करके अपनी तरह 2 अमीबा में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अब मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है, तो ये लॉन्ग होगा। मान लो ये लीशमानिया है, तो ये यहां से क्या होगा? डिवाइड होगा, यहां से डिवाइड होगा, बीचों बीच में से लॉन्ग लॉन्ग डिवाइड होगा, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब पैरामीशियम में क्या देखा जाता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इसमें मान लो ये पैरामीशियम है, तो ये बीचों बीच में से क्या होगा? बीचों बीच में से क्या होगा? 2 टुकड़ों में कट जाएगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इर्रेगुलर का मतलब कहीं से भी हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब सीधा इस तरीके से बीच में हो रहा है, मतलब बीच में से 2 पार्ट कट रहे हैं। और
ट्रांसवर्स मतलब बीच में से हो रहा है, ठीक है ना। मान लो कोई जीव है तो ये बीच में से हो रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल यहां से हो रहा है, और इरेगुलर कहीं से भी हो जाता है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर, ठीक है। अब देखिए यहां पर इरेगुलर बाइनरी फिजन इन एमोइबा। अब अमीबा के बारे में हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। ये एक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक मतलब इसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जहां पर भी यूकेरियोट शब्द आ जाए मतलब वहां पे आप समझ जाना उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका ग्रुप क्या है? प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें कुछ स्यूडोपोडिया होते हैं जो इसके मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। हमने न्यूट्रिशन में देख लिया था लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब बाइनरी फिजन इन अमीबा की बात करें तो इसमें एक पेरेंट सेल है। क्या है? एक पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे दो पार्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। फिर इसका जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो इस तरीके से खींचने लगता है, स्क्रैच होने लगता है, और धीरे धीरे वो यहां से टूट जाता है। और फिर ये एक अमीबा, ये दूसरे अमीबा, टू डाउटर सेल्स बन गए। अब कई बोलते हैं इसको सन सेल क्यों नहीं कहते हैं, डाउटर सेल ही क्यों कहते हैं? तो देखो दुनिया में देखा जाता है, चाहे किसी भी कैटेगरी के जीव को, क्रीचर को आप ले लीजिए, उसमें जो फीमेल होती है वही बच्चे को जन्म देती है, मेल बच्चे को जन्म नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसीलिए डाउटर सेल है क्योंकि इसको ही आगे अपनी जनरेशन बढ़ानी है, ठीक है। इसीलिए इसको डाउटर सेल हम कह देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो पेरेंट सेल पहले न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरा सेल बॉडी ही क्या हो गई? दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब उसके बाद आप देखिए लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन लीशमानिया। अभी लीशमानिया ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्रीचर है इस अर्थ पर, ठीक है। देखो ये क्या होता है ना, ये यूनिसेलुलर होता है, यूकेरियोटिक होता है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, और इसमें एक फ्लेजेला होता है, एक पूंछ होती है इसमें, जो इसको मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। अब इसमें आप देखिए जरा क्या हो रहा है इसमें ये एक क्या है आपका? लीशमानिया है। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसकी यहां से ना ये जो फ्लेजेला वाला पार्ट है यहां पर ये भी दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। धीरे धीरे यहां पर तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियस है ये भी धीरे धीरे खिंचता जा रहा है, और यहां आकर के कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? ये अलग हो जा रहा है। आप देख रहे हो, आप धीरे धीरे इसका जो फ्लेजेला है दूसरा वाला वो भी बढ़ता जा रहा है। यहां से न्यूक्लियस वाले पार्ट के बाद नीचे से भी इस तरीके से दो पार्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और यहां से एक फ्लेजेला निकल जाता है, यहां से दूसरा निकल जाता है, और अल्टीमेटली यहां से ये पूरा कट करके डिवाइड होकर के अलग हो जाता है और दो लीशमानिया बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बाइनरी फिजन हो रहा है? इसमें कौन सा फिजन हो रहा है? सॉरी, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखिए। क्वेश्चन ये बनता है कि अमीबा में और लीशमानिया में दोनों में बाइनरी फिजन हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों का जो मेथड है वो अलग है। कैसे? तो भाई आपको वहां पे ये बताना है कि अमीबा में बाइनरी फिजन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा? इरेगुलर बाइनरी फिजन हो रहा है। और जो ये आपका लीशमानिया है इसमें कौन सा हो रहा है? इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, इसमें फ्लेजेला होता है जो मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक चीज का कॉज बनता है काला अजार। काला अजार नाम की एक बीमारी होती है जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ब्लैक फीवर। तो ये किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है, लीशमानिया की वजह से होती है। बॉडी इसमें पूरी ब्लैक हो जाती है इस वाले फीवर में, तो इसको कहते हैं काला अजार, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम से आपको पता है मलेरिया पैरासाइट है, ये मलेरिया नाम की बीमारी होती है। आप बोलते हो सर मच्छर से होता है मलेरिया। मच्छर तो उसको फैलाने का एक जरिया है। इसको पैदा कौन करता है? प्लाज्मोडियम पैदा करता है जो एक प्रोटोजोआ है, और इसको स्प्रेड कौन करता है? मच्छर, मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल वाली जो मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो, वो इसको स्प्रेड करती है, फैलाती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो पैदा इसको कौन करता है? प्लाज्मोडियम। फैलाता कौन है इसको? मादा मच्छर यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, और ये भी एक क्या है? प्रोटोजोआ है। अब यहां पर थोड़ा देखिए इसको, ये है इसका, देखो
ये एक पूरी एक सेल होती है और एक सेल के बाहर ना एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन वॉल होती है जिसको कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं इसको? सिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये अंदर इसकी क्या है? सेल है, और इस सेल के बाहर एक वॉल है, इसको क्या कहते हैं? सिस्ट कहती है, जो इसकी प्रोटेक्टिव वॉल है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली मेनी डाउटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारी डाउटर सेल्स यहां पर क्या होंगी? टूटेंगी, डिवाइड होगी। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना। तो यहां पर देखिए ये एक न्यूक्लियस है, तो ये बहुत सारे अलग अलग सेल्स में क्या हो गया? अंदर ही अंदर डिवाइड हो गया। अब एक टाइम ऐसा आता है जब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स भर जाती हैं, तो ये बाहर की जो सिस्ट नाम की प्रोटेक्टिव वॉल है, ये इसके पूरी जो भी इसकी कैपेसिटी है उसको ये सहन नहीं कर पाते, और एक टाइम के बाद ये सिस्ट क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और सारी सेल क्या हो जाती है? इस तरीके से बाहर बिखर जाती हैं, और हर एक सेल से फिर एक अलग अलग प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन ये एक अलग तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में अलग अलग, आप पानी में इस तरीके से देखा होगा आपने। देखिए ये है आपका स्पाइरोगायरा। क्या है ये? स्पाइरोगायरा। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर किसी लेक वगैरह में आपने विजिट किया होगा तो, ठीक है, उसके किनारे किनारे में या किसी नदी में। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट, देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक मैच्योर स्पाइरोगायरा है, एक मैच्योर स्पाइरोगायरा है। ये धीरे धीरे क्या करता है? फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, ये धीरे धीरे यहां से 3 टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। अब यहां पे ये धीरे धीरे क्या करता है? हर एक टुकड़ा क्या करता है? धीरे धीरे ग्रो करता है इस तरीके से, और ग्रो करते 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 एक नए स्पाइरोगायरा बन जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक स्पाइरोगायरा से कितने स्पाइरोगायरा बन गए? 3 स्पाइरोगायरा बन गए, अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट जाता है। ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोप में जब हम इसके देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से इसको जब हम देखते हैं तो ये मल्टी सेलुलर है, जो वाटर में होता है। इक्वेटिक है मतलब ही, यूकेरियोटिक है, फिलामेंटस होता है, और ये ग्रीन एल्गी होती है एक तरह की। तो ये मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बडिंग इन यीस्ट। अब ये बडिंग क्या है? बडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है in which a new organism develops from a bud of an existing organism। जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस से ना एक आउटग्रोथ निकलती है, उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं उसको? बड। इस तरीके से निकलती है आउटग्रोथ, ये इस तरीके से निकलती है। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर ये पेरेंट यीस्ट सेल है। क्या है ये? यीस्ट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है? ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करता है? इस तरीके से इसमें बड का फॉर्मेशन होता है। ये देख रहे हैं आप, आउटग्रोथ होने लगती है धीरे धीरे बॉडी की। ये न्यूक्लियस धीरे धीरे खींचने लगता है, देख रहे हो आप, खींचने लगता है, और खींचते खींचते यहां आते आते ये 2 पार्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि ये यहां से बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, ये बर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं, और एक नया यीस्ट सेल बन करके तैयार हो जाती है, अलग अलग यीस्ट सेल बन करके तैयार हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम बड, जो कि एक आउट ग्रोथ होती है किसकी? यीस्ट सेल की। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है, यूकेरियोटिक होता है, और एक तरह का फंजाई होता है, एक तरह का फंजाई होता है। तो बडिंग किस में होता है? यीस्ट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप बात करेंगे बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक है और पानी में होता है, इसीलिए इसको हम एक्वेटिक कहेंगे। ठीक है, यूकेरियोटिक होता है मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप, और ये मल्टीसेलुलर होता है, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। अब देखिए यहां पर इसमें भी आप जरा ध्यान से देखिए, इसका जो ये बाहर से ये स्ट्रक्चर्स निकली हुई है ना, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स निकले हैं ना, इनको टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहां पर भी इसकी
धीरे एक आउटग्रोथ टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये भी इसकी आउटग्रोथ होती है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होती है आगे जा करके, और धीरे धीरे ये इसकी पूरी बॉडी से सेपरेट हो जाती है, और ये सेपरेट हुआ पार्ट एक नया हाइड्रा क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है, बन जाता है। फिर उसमें भी इसी तरीके से बडिंग होती है, फिर उससे भी एक नया हाइड्रा बनता है। तो ये है आपका बडिंग इन हाइड्रा। उसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस की बात करेंगे। राइजोपस क्या होता है, कभी ब्रेड खाए हैं आपने, ब्रेड को ला करके आप रख दीजिए अपने घर पे, 4-5 दिन बाद आप देखोगे ना उसमें हरा हरा कुछ लग जाता है, कुछ फंगस सा लग जाता है उसमें, ठीक है ना, क्या लग जाता है, फंगस सा लग जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रह जाता, ठीक है। जब इस तरीके से देखिए आप, ऐसा हो जाता है आपका ब्रेड, ऐसा, यही तो राइजोपस है। इसके ऊपर राइजोपस लग जाता है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड। ये मल्टी सेलुलर होता है, यूकेरियोटिक होता है, फंजाई होता है एक तरह से, और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, स्पोर की मदद से ये रिप्रोड्यूस करता है। छोटे छोटे बीज नुमा संरचनाएं होती है, स्पोर्स उनको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जो इसके ऊपर जमा हुआ पार्ट होता है ना, हरा वाला जो मैंने बोला, तो इसमें इस तरीके से देख रहे हो आप, इसका सबसे मेन पार्ट देखिए आप, ये देखिए, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है राइजोइड्स कहलाता है। जो इसकी रूट है उनको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बने हुए हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि जो राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड के ऊपर जमा हुआ पार्ट है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन में लिख दिया गया था राइजोइड, लिख दिया गया था स्पोरेंजियम, लिख दिया गया था स्पोर, लिख दिया गया था। तो किसी ने लिख दिया स्पोर, तो स्पोर तो गलत हो गया, स्पोरेंजियम सही हो जाएगा। ये जो ये पार्ट दिख रहे हैं ना ऊपर गोले गोले, ये स्पोरेंजियम है। तो ये स्पोरेंजियम क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनकी मदद से ये धीरे धीरे देख रहे हैं आप, ये स्पोर्स कैसे बाहर आ गए, तो ये डेवलप होकर के फिर एक नया राइजोपस बना देंगे, ठीक है ना। तो स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है, आपका स्पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से ये रिप्रोडक्शन करता है। और ये जो इसकी डंडी वाली पार्ट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब बॉडी के किसी पार्ट का ना रीग्रो करना, रीगेन करना। कभी कभी आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है कभी कभी, है ना, तो धीरे धीरे अपनी पूंछ को फिर क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू रीगेन और यू कैन से रीग्रो द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स बाय रिपीटेड सेल डिवीजन इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये जब इसकी यहां से ये बॉडी पार्ट कट गया, इसकी पूंछ, इसकी टेल कट गई, तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, आप देख सकते हैं ना, इसकी नई पूंछ बन गई, सेल डिवीजन करने लग गए, ग्रोथ करने लग गए, ठीक है ना, नए टिश्यूज बनने लग गए। तो फिर उससे क्या हो गया, एक मतलब एक रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से, रीजनरेशन की वजह से उसने अपने उस पार्ट को रीगेन किया, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट था उसको उसने रीगेन किया। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन का एक सही एग्जांपल जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया देखिए आप ध्यान से, क्या हो रहा है यहां पर प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या हो रहा है, ये देखो एक मैच्योर प्लेन एरिया है। अब इस प्लेन एरिया को अगर हमने यहां से और यहां से, मतलब इसको 3 पार्ट में अगर हमने तोड़ दिया, तो ये नए पार्ट में क्या हो जाता है, नए नए प्लेन एरिया बन जाते हैं। अब आप इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये सबसे नीचे इसका पूंछ वाला पार्ट है, फिर बीच वाला पार्ट है, और सबसे ऊपर है इसका हेड वाला पार्ट। तो जब यहां से हमने इसके हेड को काटा, तो इसके हेड से एक नई पूंछ बन गई, ठीक है। जब बीच वाले पार्ट को हमने काटा, तो इसके बीच वाले पार्ट से एक ऊपर हेड बन गया और एक टेल बन गई। और जब इसके टेल वाले पार्ट को हमने काटा, तो इस पर एक हेड क्या हो गया, डेवलप हो गया। और इस तरीके से यहां पर ये नए नए क्या बन गए, प्लेन एरिया बन गए। इनको कहते हैं रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। तो वही ना, प्लेन एरिया इज कट इनटू सेवरल पीसेस। जब आप इसको बहुत सारे पीसेस में काटते हो, तो ईच पार्ट ऑफ द जो हर एक पार्ट होता है
वो क्या करता है, डाइसेक्टेड प्लेन एरिया ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो जो डाइसेक्टेड प्लेन एरिया होता है जिसको आपने काटा है छोटे छोटे पीस में, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल एंड देन डिफरेंशिएटिंग टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज टाइप, है ना। उसको काटने के बाद ये अलग अलग तरह के प्लेन एरिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये मल्टीसेलुलर होता है, यूकेरियोटिक होता है और पानी में होता है, इसलिए एक्वेटिक होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट मेथड है आपका vegetative propagation. Vegetative propagation, it is a type of asexual reproduction in which plants reproduce and form new plants with the help of its vegetative parts, root, leaf and stem. Basically जो plant होता है ना, ये इसकी जड़ें हैं। तो प्लांट की जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, प्लांट का जो फ्लावरिंग पार्ट होता है ना, वो फ्लावर्स प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। आप देखोगे जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप पढ़ोगे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि वहां पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल होते हैं एक ही फ्लावर में, ठीक है। तो उसको वो तो आप दूसरा ही टॉपिक हो गया इसी चैप्टर का। लेकिन जब प्लांट अपना फ्लावर वाले पार्ट को छोड़ करके अपने स्टेम से, रूट से और लीफ से एक नया प्लांट बना देता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या, रूट है, लीफ है और स्टेम है। क्या है, स्टेम है। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि स्टेम बाय रूट और बाय लीफ, लीफ से, रूट से और स्टेम से होता है। स्टेम से कैसे, जैसे पोटैटो आपने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे गड्ढे देखे होंगे जिनको आलू की आंखें कहते हैं, उनमें से कभी कभी हरे हरे अंकुरित होने लगता है, आलू जर्मिनेट होने लगता है। तो वो वाला पार्ट आलू का स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं उसको, क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है। तो पूरा आलू एक्चुअली में क्या है, स्टेम है। इसी तरीके से ऑनियन आपने देखा होगा, लेमन, इनमें क्या होता है, स्टेम से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, एक नया प्लांट बन सकता है। बाय रूट की बात करें तो जो स्वीट पोटैटो होता है, गुआवा होता है, ये रूट की मदद से क्या बना देते हैं, एक नया प्लांट बना देते हैं। लीफ में आपने ब्रायोफिलम सुना होगा, पत्थर चट्टा, उसमें से छोटे छोटे प्लांट जब मिट्टी में गिरते हैं, उसके छोटे छोटे लीफ जब मिट्टी में गिरते हैं तो उस एक लीफ से एक नया पत्थर चट्टा, नया ब्रायोफिलम क्या हो जाता है, बन जाता है, उसका एक नया प्लांट बन जाता है। तो लीफ से रिप्रोडक्शन हो गया। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कटिंग, हम प्लांट को एक पार्ट को कट करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उससे नया प्लांट बन जाता है। मैंगो हो गया, रोज हो गया। लेयरिंग में क्या होता है, जो स्ट्रॉबेरी, जेसमिन और लेमन, इसको हम आगे भी डिटेल से देखेंगे। ग्राफ्टिंग को भी डिटेल से देखेंगे, एप्पल मैंगो में देखा जाता है। तो बेसिकली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो तरह का है। एक नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहता है। एक ह्यूमन एफर्ट से हो रहा है, ह्यूमन उसको करा रहा है, उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए थोड़ा, ये आलू को देखिए जरा, आलू, ठीक है, ये आलू की आईज हैं। अभी आईज से देख रहे हो आप, हरे हरे आलू निकल, मतलब आलू अंकुरित होने लगा, जर्मिनेटिंग आई, बड कहते हैं उनको। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे, ये इसके स्टेम से नए नए प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये स्टेम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब देखिए यहाँ पे ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा, ठीक है, ये देखिए नेचुरल। तो इसका जो यहाँ पे देखिए, इसका जो ये जो लीफ दिख रही है आपको, ये ब्रायोफिलम एक पूरी तरह से लीफ होती है। तो ये लीफ, छोटी छोटी लीफ जो होती है ना, ये धीरे धीरे मिट्टी में गिरती है, और मिट्टी में जब ये गिरती है तो हर एक लीफ से फिर एक नया ब्रायोफिलम का पौधा, प्लांट क्या होने लगता है, पनपने लगता है, ठीक है ना, ग्रो करने लगता है। तो लीफ से हो गया जी ये, ठीक है। अब कटिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कटिंग प्लांटेड विद नोड पॉइंट इन द सॉइल। देखो प्लांट में ना एक नोड वाला पार्ट होता है, जहां से एक दूसरी शाखा जुड़ी होती है ना, उस ज्वाइंट को कहते हैं नोड, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां से एक प्लांट को काटा, उसकी एक टहनी काटी और इस मिट्टी में लगा दी, इस गमले में लगा दी, तो धीरे धीरे एक नया प्लांट क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। इसको हम कहेंगे कटिंग। क्या कहेंगे इसको हम? कटिंग कहेंगे, ठीक है। यहां पे देखा ना आपने, कटिंग क्या है, कटिंग क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव है।
ये आर्टिफिशियली तो कर रहे हैं, हम वहां से तोड़ के दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो कटिंग हो गया। लेयरिंग में देखिए जरा, लेयरिंग में देखिए जरा, इसमें क्या होता है ना, मान लो ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट की एक पूरी ब्रांच, एक शाखा को हमने क्या करते हैं, नीचे बैंड मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया और इस तरीके से दबा दिया। तो जब हम इस शाखा को नीचे की तरफ खड़े प्लांट से हमने उसकी एक शाखा को बैंड करके मिट्टी में दबा दिया, तो उस मिट्टी में दबे हुए पार्ट से एक नया प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है। इसको लेयरिंग कहते हैं। और जब वो नया प्लांट ग्रो करते हैं तो हम इसको डिटैच कर देते हैं, यहां से काट देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है ना। इस अटैच्ड पार्ट को डिटैच्ड कर लेते हैं, डिटैच करके फिर ये नया प्लांट यहां से पनपने लगता है। इसको क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, सिंपल लेयरिंग, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, तो ब्रांच विद लीव्स इज बैंड टू ग्राउंड एंड अ पार्ट इज बरीड इन द सॉइल। एक शाखा को हमने सॉइल में दफनाया, नीचे दबाया और उस पार्ट से एक नया प्लांट क्या हो गया, पनपने लग गया। इसको कहते हैं लेयरिंग। सिंपल। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको सुन के तो आप चौंक ही जाओगे अगर आपने नहीं सुना होगा। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है भाई, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, मान लो मेरे घर में एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, जैसे मैंगो प्लांट हो गया, ठीक है। उस प्लांट को मैंने यहां से, ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को मैंने यहां से क्या कर दिया, काट दिया इस तरीके से। अब जब मैंने इसको काटा तो इसके काटा हुआ पार्ट तो मैंने फेंक दिया। अब जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ, जड़ वाला पार्ट बचा है, उसके ऊपर मैंने दूसरे प्लांट को लगा दिया, अटैच कर दिया, दूसरे प्लांट को मैंने अटैच कर दिया। तो वो प्लांट उस नीचे जो कटा हुआ पार्ट था उसकी जड़ों की मदद से ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। तो यहां पर दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, स्क्वाइन और स्टोक। जिस प्लांट को आप काट करके लाए उसको कहेंगे स्क्वाइन, और जो कटा हुआ पार्ट है ऑलरेडी, जो जमीन में धंसा हुआ पार्ट है, उसको कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे, स्टॉक। तो यहां से आपने ये पार्ट काटा, यहां पे लगाया, इस पर लगाया मतलब, और इस तरीके से इसको ज्वाइंट करके अटैच करके, और यहां से देखिए फिर एक नया प्लांट क्या करने लगता है, नया प्लांट क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। जैसे एप्पल, एप्पल की तो बहुत सारी वैरायटी है, आपने एप्पल के प्लांट को काटा बीच में से, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने दूसरी वैरायटी का एप्पल का प्लांट लगा दिया काट करके, ठीक है। तो जो काटा हुआ एप्पल है जो आप दूसरी जगह से लाए हो, स्क्वाइन होगा, और जो नीचे है, जो जमीन में है ऑलरेडी, वो क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो उसमें से भी फिर एप्पल ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एप्पल के ऊपर आम लगा दिया तो एप्पल निकलेंगे, फिर आम ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये है ग्राफ्टिंग का मेथड। कितना इंटरेस्टिंग मेथड है ना। तो देखो इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक प्लांट को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, और इसलिए ह्यूमन ने अपने एफर्ट्स लगा करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके क्या किया, इस तरीके के मेथड से प्लांट्स को जल्दी 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 ग्रो करने के अलग अलग मेथड्स खोज निकाले, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक क्विक है, मैंने कहा ना, एक नेचुरली प्लांट को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है और इसको ग्रो होने में कम टाइम लगेगा। क्विक होता है, चीप मेथड है, सस्ता है, और प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इससे बहुत सारे प्लांट्स पनप सकते हैं। और प्लांट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता ही, ये नुकसानदायक भी नहीं होते, डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है ना, बहुत हेल्दी प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो डिजीज फ्री प्लांट्स को हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्वाइवल रेट इनका लगभग 100% होता है, मैंने 190% लिखा है, सॉरी टू राइट 100%, ठीक है ना। तो 100% इनका सर्वे, ऐसा नहीं कि आपने क्राफ्टिंग या कटिंग के द्वारा, ठीक है ना, या लेयरिंग के द्वारा कोई प्लांट ग्रो किया और वो 2-3 साल में ही जो है कि डेड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। 100% चांसेस होते हैं कि वो प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये एडवांटेजेस हैं आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर एक होता है, एनसीईआरटी ने ज्यादा तो इसको नहीं वो किया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, मान लीजिए लेबोरेटरी मेथड है ये एक, आपने टेस्ट ट्यूब में किसी प्लांट को क्या करा दिया, ग्रो करा दिया, ठीक है भाई। आप किसी प्लांट के टिश्यू, एक छोटा सा टुकड़ा लाए, आप किसी प्लांट की सेल आप लाए या टिश्यू आप लाए, उस टिश्यू को आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर उसके बाद इसको पूरी फेवरेबल कंडीशन दे दी, उसमें जो भी ग्रोथ हार्मोन्स है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, हमने पढ़ा था ना प्लांट हार्मोन में इससे पहले वाले चैप्टर में। तो जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में आपने रख दिया जो उसको चाहिए, है ना, प्रॉपर पानी, मिनरल्स वगैरह, पूरे न्यूट्रिशन आपने उसको प्रोवाइड कर
कर दी तो वो प्लांट इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में भी क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है। तो टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग एन एंटायर प्लांट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज अंडर अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप इसको कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू डेवलप प्लांट्स विद हायर wider, better yielding and disease resistant varieties are grown through tissue culture and tissue culturing is commonly done in banana plants. banana plants में इसको किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टिश्यू कल्चर को क्या करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में डन करते हैं, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके जितने भी मेथड्स हैं हमने कंप्लीट किए। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा पार्ट आपके पास जल्दी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और ये जितना भी मैंने पढ़ा है आप इसकी प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जो सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको नीड है इस तरीके की नोट्स की, इस तरीके की एक्सप्लेनेशन की, इस तरह की लेक्चर्स की, तो वहां तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट मिलता रहे। और साथ ही साथ मैंने लाइव प्रोसेसेस की और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वन शॉट में 1-1, 2-2 घंटे की पूरी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। वहां से आप पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज को कवर करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े, लेकिन उसमें हमने एक कॉमन चीज देखी कि उसमें केवल एक ही पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और उसी से आगे जनरेशन बढ़ती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, चाहे प्लांट का केस हो चाहे ह्यूमन बीइंग का केस हो, ठीक है। तो यहां पर हम एक एक करके देखेंगे इसको कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक मेल और एक फीमेल पेरेंट होता है, ठीक है। मेल पेरेंट से एक सेल प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं मेल गैमिट। ऐसे ही फीमेल पेरेंट से एक सेल प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं फीमेल गैमिट। अच्छा, मेल गैमिट को हम मेल सेक्स सेल भी कहते हैं और मेल जर्म सेल भी कहते हैं, और फीमेल गैमिट को हम फीमेल सेक्स सेल या फीमेल जर्म सेल भी कहते हैं। तो जर्म सेल से आपको घबराना नहीं है, जर्म सेल का मतलब सेक्स सेल या फीमेल गैमिट की बात हो रही है या मेल गैमिट की बात हो रही है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम उसको, फर्टिलाइजेशन। देखो, एक बेसिक सी साइकिल है और रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको ये साइकिल का आइडिया थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, मेल फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज करे, फ्यूजन हुआ दोनों के बीच में, उस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कहा। और उसके बाद एक सिंगल सेल बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनी है, इसीलिए इसको फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे हम। फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड एग सेल क्या होती है आपकी, जाइगोट। जाइगोट जब आगे डिवीजन करता है, जब उसकी सेल में डिवीजन होता है तो डिवाइड करके वो फिर आगे क्या बनता है, मतलब सेल से आपके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, फिर सिस्टम बनेंगे, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो हम अगर फीमेल के ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में एक मेल गैमिट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म सेल, और एक फीमेल गैमिट होता है जिसको हम ओवम या एग कहते हैं। तो जो स्पर्म होता है वो स्मॉल होता है साइज में और मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जबकि जो ओवम होता है वो लार्ज होता है साइज में, लेकिन वो एक ही जगह में रहता है, नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म हमेशा ओवम के पास जाता है, ओवम स्पर्म के पास नहीं जाता है। तो स्पर्म ओवम के पास जाएगा तो वहां पर फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड देन जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और फिर अल्टीमेटली एक नया जीव तैयार हो जाएगा। तो इस चीज को हम डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें जो फ्लावर होते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे। तो एंजियोस्पर्म एक वर्ड आता है, आपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सुने होंगे 9th क्लास में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने। तो एंजियोस्पर्म यहां पर आप ये समझ लीजिए, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कह देते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझने के लिए अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप कभी भी जिंदगी में कैसे उनमें रिप्रोडक्शन होता है वो भी नहीं समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक फ्लावर बना करके दे देंगे और उसको लेबल करने के लिए दे देंगे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है और आप देखिए थोड़ा इनके थोड़ा नाम थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप एक दो बार देखोगे तो ये आराम से याद भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लावर का जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बेस वाला पार्ट, इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं इसको? रिसेप्टिकल। उसके बाद फ्लावर में जो कलियां होती है ना, जब फ्लावर मतलब इनिशियल फेज में होता है, शुरुआती फेज में होता है ना, तो उस समय ना वो एक हरे कलर के अंदर बंद रहता है, तो उस हरे वाले पार्ट को हम कहते हैं सैपल। क्या कहते हैं हम उसको? सैपल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? सैपल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए कि जो ये वाला पार्ट है ये है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे आ गई आपकी स्टाइल, और ये जो बीच में आपको ये वाइड पार्ट दिख रहा है ये है आपकी ओवरी। क्या है ये? आपकी ओवरी। जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियां जो होती है, उसकी पत्तियां जो होती है, उनको हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। और ये बहुत कलरफुल होती है और इनमें से अच्छी स्मेल भी आती है, इसीलिए कोई भी इंसेक्ट जो होता है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पेटल्स प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक कार्पल एंड स्टेमेन। कार्पल और स्टेमेन जो होते हैं ना, फ्लावर के जो कार्पल वाला पार्ट होता है और स्टेमेन वाला पार्ट होता है, वो थोड़ा नाजुक से होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? पेटल्स, क्योंकि उसी के अंदर होते हैं ये। ठीक है, तो पेटल्स अपनी तरफ इंसेक्ट और बर्ड्स को क्या करता है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कीड़े जो होते हैं ना फ्लावर में बैठते हैं, क्या करते हैं? उसमें बैठते हैं। ठीक है ना, इंसेक्ट वगैरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो ये होता है पेटल्स का काम। तो ये कलरफुल पार्ट जो होता है, जो येलो कलर आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा पेटल्स है, ये पेटल्स है। ठीक है ना, क्या है ये? पेटल्स है, पेटल्स है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। फ्लावर में देखो 3 पार्ट देख लो पहले आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और मैंने क्या बोला? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं हम इन तीनों को मिलाकर के? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम है कार्पल। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिलाकर के हम एक वर्ड में बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। अच्छा, जो ये पिस्टिल होता है, ये क्या होता है? जो ये पिस्टिल या कार्पल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है ना, आगे की स्लाइड में भी मैं बताऊंगा आपको, आप वहां से लिख लेना नोट्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका क्या? कार्पल या पिस्टिल। ये 3 चीजों से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं जी? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए। ये आपको स्टिक से दिख रही है, डंडे से दिख रहे हैं हरे कलर के, इनको बोलते हैं हम फिलामेंट, और इनके ऊपर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला करके हम बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिलाकर के हमने पिस्टिल या कार्पल बोला, उसी को हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे आगे जाकर के। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम? स्टेमेन कहेंगे। और स्टेमेन क्या होता है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका क्या?
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका स्टेमेन। तो पिस्टिल या कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एंथर और फिलामेंट दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अब ओवरी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं सैपल। क्या बोलते हैं इनको? सैपल, सॉरी, इनको बोलते हैं हम ओव्यूल। क्या बोलते हैं हम इनको? ओव्यूल। ओव्यूल बोलते हैं हम इनको, ठीक है ना। ये फीमेल सेक्स सेल होती है, ठीक है ना। क्या होती है? फीमेल सेक्स सेल होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा ओवम होता है ना, फीमेल सेक्स सेल, और स्पर्म होता है मेल सेक्स सेल। तो फ्लावर में मेल सेक्स सेल कहां होती है? एंथर में होती है। तो जो ये आपको एंथर दिख रहा है, इस एंथर के अंदर छोटे छोटे राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पोलेन ग्रेन्स या पोलेन। वो मेल सेक्स सेल होती है। तो ये पोलेन ग्रेन्स और ओव्यूल दोनों मिलकर ही तो फ्यूजन करते हैं, उनके बीच में ही तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसी के बाद तो जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, फिर वही ओवरी आगे जाकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ना। पहले सीड में और सीड से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस चलती है। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जैसे यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, आप ओवरी स्टाइल स्टिग्मा दोनों को मिलाकर के कार्पल कहोगे, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन, दोनों को मिलाकर के आप स्टेमन बोलोगे, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो पिस्टिल, ये पिस्टोल नहीं है, पिस्टिल है, ये पिस्टिल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब यहां पर आप देखिए, कि जो आपका यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो सैपल है, सैपल जब एग्रीगेट करते हैं, सैपल के एग्रीगेशन को हम कहते हैं कैलिक्स। सैपल, ये आपको सैपल दिख रहा है। जब बहुत सारे सैपल, मतलब सारे सैपल को एक वर्ड में, बहुत सारे सैपल होते हैं ना प्लांट में, तो प्लांट के सारे सैपल्स के जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। इनके पूरे एग्रीगेशन को हम बोलते हैं कैलिक्स। किसके? सैपल के। उसके बाद पेटल है। पेटल आप दिख रहे हैं, ये वाले पेटल, ये जो आपका कलरफुल पार्ट होता है प्लांट की, जो पंखुड़ियां होती है, उन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। करोला, ठीक है ना। उसके बाद आप स्टेमेन देख रहे हो, स्टेमेन भी होते हैं। तो स्टेमेन का जो ग्रुप होता है, एग्रीगेशन होता है, उसको मिलाकर के हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है। ये नोट करने वाली चीजें, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। पिस्टिल, पिस्टिल आप देख रहे हैं यहां पर, पिस्टिल। तो जो ये पिस्टिल है, पिस्टिल मैंने क्या बोला? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इनका जो एग्रीगेशन होता है इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं हम इसको? गाइनोसियम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ्लावर के तो चार पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सैपल उसका कैलिक्स वाला पार्ट हो गया, पेटल्स का जो एग्रीगेशन है वो करोला वाला पार्ट हो गया, स्टेमेन का एंड्रोसियम, पिस्टिल का गाइनोसियम। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आप इसको समझ गए होंगे, क्लियर। तो ये था फ्लावर का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिलाकर के क्या कहेंगे? पिस्टिल या कार्पल। एंथर, फिलामेंट दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? स्टेमेन। स्टेमेन। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलेन ग्रेन्स होते हैं जो मेल सेक्स सेल होती हैं। ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होती है जो फीमेल सेक्स सेल होती है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है फ्लो चार्ट बना करके, एंथर के अंदर कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन राउंड स्ट्रक्चर को हम पोलेन ग्रेन्स या पोलेन कहते हैं। और इस पोलेन के, हर पोलेन के अंदर एक सेल होती है, उसको हम कहते हैं मेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी ओवरी के अंदर भी कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ओव्यूल कहते हैं। उसके अंदर जो सेल होती हैं उनको हम फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स सेल मिलकर ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की कुछ प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स को 4 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है पोलिनेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीड और फिर जर्मिनेशन। तो पहले पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ सीड विल टेक प्लेस एंड अल्टीमेटली जर्मिनेशन विल टेक प्लेस। तो ये 4 स्टेप्स हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका पोलिनेशन। थोड़ा ध्यान से अपने ब्रेन को
एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आप इस चीज को समझना कि पोलिनेशन होता क्या है। बहुत इजी है इसको समझना। पोलिनेशन इज मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब मैंने एंथर बताया ना आपको, फ्लावर, अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर इसीलिए समझाया मैंने आपको। तो जो फ्लावर का जो एंथर होता है, उस एंथर से फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का जो टिप होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, एंथर से और स्टिग्मा तक किसका, पोलन ग्रेन का पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है। जब पोलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर ही तो होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। तो एंथर स्टेमेन का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, उसके नीचे फिर फिलामेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं या पोलन होते हैं, ठीक है ना। तो उन पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, पोलिनेशन। पोलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स मतलब परागकण जो होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको परागकण, है ना। आपने पराग वर्ड सुना होगा फ्लावर के केस में। तो उन पराग कणों का, उन पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक मूवमेंट करना, पहुंचना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं भाई पोलिनेशन। क्या कहते हैं हम उसको, पोलिनेशन। अब पोलिनेशन दो तरह का होता है। पोलिनेशन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। यहां पर समझ लीजिए, एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले इस डायग्राम में मैं समझा देता हूं आपको। अगर उसी फ्लावर का एंथर हो और उसी फ्लावर का स्टिग्मा हो, उसी फ्लावर का एंथर हो और उसी फ्लावर का स्टिग्मा हो, और उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक मूव कर रहा है, जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन उसी फ्लावर के एंथर से अगर पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है समहाउ, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। वो कैसे जा रहा है भाई, उसको भी तो हम डिटेल से समझेंगे। नहीं तो आप तो ये सोचते रहेंगे कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक कैसे पहुंच गया। तो भाई कोई तो प्रोसेस होगी, कोई तो माध्यम होगा वहां तक पहुंचने का, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, दोनों में आपका डिफरेंस पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन is the transfer of the pollen grain from the anther of a flower of the different plants which is genetically similar is called self pollination. Self pollination क्या होता है, the transfer of the pollen grains from the anther of a flower to the different plant which is genetically similar is called self pollination. मतलब जो प्लांट सिमिलर, मतलब यहां पर ये मतलब हुआ कि उसी प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना। मतलब एक प्लांट का एंथर है, दूसरे का स्टिग्मा है, तो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स कॉल्ड पोलिनेटिंग एजेंट्स। मैंने कहा ना, अगर एक फ्लावर, भाई एक ही फ्लावर के एंथर से और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर जा रहा है आपका पोलन ग्रेन, तो वो बात तो समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा तक जा रहा है तो उसका एक माध्यम होता है, वो या तो इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके माध्यम से जाता है, तो उनको कहते हैं एजेंट्स या फैक्टर। जैसे विंड है, ठीक है, तो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर पोलन ग्रेन है, ठीक है ना। अब ये पोलन ग्रेन यहां से उड़ जाएंगे, इस फ्लावर से क्या कर जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, किसके थ्रू, विंड के थ्रू। हवा इनको उड़ा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देगी, तो हो गया ना आपका क्रॉस पोलिनेशन, हो गया ना क्रॉस पोलिनेशन। तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो ये जो इंसेक्ट है ये बायोटिक एजेंट्स में आ जाता है, और जो ये विंड है ये एबायोटिक एजेंट में आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप डायग्राम के माध्यम से समझिए इस चीज को, सेल्फ पोलिनेशन कैसे हो रहा है किसी भी प्लांट में। देखो ये आपका जो स्टिग्मा है ना, जो ये आपका, पहले देखिए ये जो आपका पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, उसी फ्लावर का एंथर है, उसी फ्लावर का स्टिग्मा है, और उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन या पोलन जो है उसके स्टिग्मा तक
पहुंच रहे हैं। कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं? उसके स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम इसको? सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एंथर में क्या होते हैं ना, एंथर, अब देखो जो ये स्टिग्मा होते हैं ना, ये थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है ना। इस पर पोलन ग्रेन्स चिपके हुए होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं भाई, नहीं तो उड़ जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं आगे जा करके। तो वो स्टिकी होता है, वो उस पर स्टिक हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो पोलन ग्रेन्स, अब देखो क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, इस इंसेक्ट जो कि पोलिनेटर है, जो पोलिनेशन करवा रहा है, ये इंसेक्ट पहले इस फ्लावर में बैठा होगा ना, इस फ्लावर के एंथर में बैठा होगा। अब इसकी बॉडी पर वो चिपक गए होंगे क्या? पोलन ग्रेन्स। तो ये यहां से उड़ करके गया और इस फ्लावर के स्टिग्मा में बैठ गया, और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या चिपक गए? उस इंसेक्ट से पोलन ग्रेन्स चिपक गए। और फिर वो क्या होगा, वहां से ओवरी में जाएगा, ओव्यूल के साथ वो पोलन ग्रेन क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाकर के जाइगोट बनेगा, और फिर उससे सीड, और फिर अल्टीमेटली आपका फ्रूट बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या हुआ कि जो आपका पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर चिपके हुए होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है ना, उस पर चिपक जाते हैं ताकि उड़े ना। तो पोलन ग्रेन आगे जाकर के थ्रू पोलन ट्यूब, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये जो पोलन ग्रेन है ये आपको दिख रहा है, ये पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे जाते हैं, और पोलन ट्यूब के थ्रू जब ये नीचे जाते हैं तो ओवरी से होकर के, ओवरी के अंदर मैंने आपको बोला छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओव्यूल कहते हैं, उन ओव्यूल के साथ फीमेल जर्म सेल या फीमेल सेक्स सेल के साथ वो क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना? मतलब वहां पर वो जाएंगे, उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग बनाएंगे, और उसी से फिर आगे की प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है ना? तो इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब के थ्रू ही पोलन ग्रेन फ्लावर के ओवरी तक जाते हैं, और ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिलते हैं। क्लियर है ना? ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थोड़ा और अच्छे से आप समझिए कि क्या चल रहा है जी, यहां पर क्या चल रहा है यहां पर। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं इस डायग्राम को जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये देखिए, अब देखिए स्टेमेन है, स्टेमेन पर क्या चिपके हुए हैं? यहां पर जो एंथर है उस पर पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं। ये समहाउ यहां तक गया, स्टिग्मा तक गया। ठीक है ना? उसके बाद ये पोलन ट्यूब के थ्रू कहां आया? ओवरी तक आए। ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के थ्रू कहां आए? ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उससे फिर सीड का डेवलपमेंट होता है, और फिर सीड से भी आगे जाकर के फिर आपका क्या बनता है? फ्लावर बन जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। आई होप आप इस डायग्राम को भी अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पिछली स्लाइड में समझा चुका हूं। अब देखो ये स्टेप जो मैंने अभी बताए ये पूरे यहां पर लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। पोलन स्टिक्स टू स्टिग्मा, पोलन स्टिग्मा से स्टिक होते हैं। उसके बाद पोलन ब्रस्ट करके एक ट्यूब में कन्वर्ट होता है जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। वो ट्यूब कहां तक पहुंचती है? ओव्यूल तक पहुंचती है, और पोलन ग्रेन इस ट्यूब के थ्रू ही इस ओव्यूल तक पहुंच पाता है। मेल गैमेट जो होता है इनसाइड ओव्यूल थ्रू ट्यूब, मेल गैमेट जो होता है इस ट्यूब में पहुंचता है। किसके थ्रू? पोलन ट्यूब के थ्रू। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, है ना? ये फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, और फिर उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर आगे सीड, देन फ्लावर। उसके बाद है आपका अगला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड इट टेक्स प्लेस इन ओवरी, ये ओवरी में ही होता है। ठीक है, ठीक है ना? एंड जाइगोट प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड, एक मिनट, ये आपका मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, इसको कट कर देना। जाइगोट कहां प्रेजेंट होगा? जो जाइगोट है किसके बाद बनता है? ये ओवरी से बनता है ना। ओव्यूल और आपका ओव्यूल यानी कि फीमेल सेक्स सेल, और आपका दूसरा है मेल सेक्स सेल, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये अंदर ओवरी के अंदर ही तो हो रहा है पूरा।
ठीक है ना। उसके बाद जाइगोट से आगे जाकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, और सीड से फिर अल्टीमेटली क्या बन जाता है आपका, सीड से अल्टीमेटली क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है ना। तो सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो पॉलिनेशन के बाद ही है ये, पोस्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे हो रहा है। ठीक है ना, पोलेन ग्रेन्स कहां तक आए, पोलेन ट्यूब के थ्रू, पोलेन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी तक आए, ओवरी के अंदर ओव्यूल के साथ मिले, और ओव्यूल के बाद उन्होंने क्या किया, ओव्यूल के बाद उन्होंने क्या किया, ओव्यूल के बाद उन्होंने उसके साथ फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो आप मोबाइल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में ओव्यूल है। ठीक है ना, ओव्यूल आप इसको कर लेना, दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो ओव्यूल फिर आगे जाकर के, ओव्यूल ही तो वो स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का, ये सीड की आउटर बॉडी जो होती है ना, वो आउटर कवर बन जाती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या होता है, सीड जर्मिनेट करता है, मतलब बीज अंकुरित होता है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट। जब सीड डेवलप करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, अब देखो भाई, सीड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहां पर सीड मैंने ये खोल करके बता रखा है आपको, ऐसे फाड़ करके बता रखा है। ठीक है, तो सीड के होते हैं दो पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स, ये वाला और ये वाला, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो एक देखिए, जो सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, सीड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे, रेडिकल। और ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे प्लोम्यूल। क्या कहेंगे, प्लोम्यूल। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट के रूट में, उससे रूट बन जाएगी। और प्लोम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम या शूट में। ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉडी ऑफ सीड जो होती है, सीड की जो पूरी कंप्लीट बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन, और इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सीड की बॉडी को हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन कहते हैं। इसको एनर्जी, अब ये एनर्जी देता है ऊपर वाले पार्ट को भी और नीचे वाले पार्ट को, मतलब प्लोम्यूल को भी और रेडिकल को भी। तो रेडिकल किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल, R4 रेडिकल, R4 रूट में कन्वर्ट हो गया, और प्लोम्यूल स्टेम या शूट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर आप इसको अच्छे से थोड़ा समझ सकते हैं। ये सीड है आपका। ठीक है, तो ये सीड देखिए यहां से धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ अंकुरित हो रहा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट कहां से निकला, ये बीच वाली बॉडी कॉटिलीडन हो गई। इसके अंदर फूड स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होती है, जिससे ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को एनर्जी मिलती है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका, मैंने आपको क्या बताया, प्लोम्यूल है, प्लोम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाला पार्ट आपका रेडिकल है, जो रूट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये आगे जाकर के ग्रो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो यहां पर आप देखिए, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम डिटेल में जाकर के समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्यूबर्टी क्या होती है। देखिए, प्यूबर्टी ना टीन एज को कहा जाता है। प्यूबर्टी एक स्टेज है, एक टाइम पीरियड है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो ग्रोथ शो करता है। ठीक है ना, और सेक्सुअली मैच्योर होता है। सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और उसका इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे उसकी हाइट जो है वो बढ़ने लगती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है ना, ये इस तरीके से। और मेंटल डेवलपमेंट मतलब वो आपको, आपके करियर को लेकर के सोचेगा, अपने करियर को लेकर के सोचेगा। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई को लेकर के सोचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से एक प्रेशर आ जाता है उसके माइंड में अपने करियर को लेकर के, तो मेंटली सोचता है हर चीज को। और आपका इमोशनल मतलब छोटी छोटी चीजों को दिल से ले लेना, है ना, बुरा मान जाना, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाना, इस तरीके से। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होने लगता है। प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होने लगता है, जो 11 से और 14 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम मेल की बात करें तो प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शोज ग्रोथ एंड बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, तो स्किन क्या होती है, थोड़ा ऑयली होने लगती है अगर मेल की बात करें। फेस में हेयर मतलब दाढ़ी मूंछ आना।
ठीक है। शोल्डर जो है वो थोड़ा बड़े होने लगते हैं। अंडर आर्म में हेयर ग्रो करने लगते हैं। जो प्यूबिक रीजन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो आसपास का रीजन होता है उसको प्यूबिक रीजन कहते हैं, उसमें हेयर ग्रो करने लगते हैं। पेनिस का जो साइज है वो एनलार्ज होने लगता है, ठीक है ना। चेस्ट वगैरह, चेस्ट पे भी हेयर वगैरह ग्रो करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मसल्स जो हैं, जो लीन मसल्स होती हैं, जो पतली मसल होती है, वो धीरे धीरे भरने लगती हैं और धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती हैं, ठीक है ना। तो मसल्स का डेवलपमेंट होने लगता है। अब यहाँ पर फीमेल की बात करें तो इसमें भी जो स्किन है ऑयली होने लगती है। अंडर आर्म में हेयर का आना, प्यूबिक रीजन में हेयर का आना, हिप वाला जो पार्ट है उसमें फैट का बढ़ जाना, मतलब इनका वेट बढ़ जाना, हिप बोन्स वाइड हो जाती हैं, ठीक है। और लेग मसल्स जो है वो क्या होने लगती है, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस है मेल और फीमेल में, जो समझना जरूरी था। अब मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, एग्जाम में भी ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मेल में फेशियल हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ, डीपनिंग इन लीन मसल मास, है ना, जो पतली मसल्स हैं वो क्या होने लगती है, भरने लगती है। एनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल्स, मतलब पेनिस का साइज एनलार्ज होना, स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है टेस्टिस में, और ग्रोथ स्पॉट, ठीक है ना, ग्रोथ होने लगती है। इसी तरीके से फीमेल में भी होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो होने लगता है। अंडर आर्म और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करने लगते हैं। इंक्रीज इन फैट मास ऑफ हिप एंड थाइज, थाई और हिप जो होता है उसमें फैट बढ़ने लगता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होने लगती है, इस चैप्टर में हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे लास्ट में, और ग्रोथ होने लगती है, ठीक है ना। तो ये मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को हम मेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट को फीमेल सेक्स सेल भी कहते हैं हम, या जर्म सेल भी कहते हैं हम गैमेट को, ये आपको याद है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में ओवम या एग बनने की जो प्रोसेस है उसको oogenesis कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होते हैं इनको हम स्पर्म कहेंगे और फीमेल गैमेट को हम ओवम कहेंगे, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, जो मेल गैमेट स्पर्म होता है ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, और फीमेल में जो ओवम या एग होता है वो ओवरीज में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो फीमेल मेल गैमेट में जो स्पर्म होते हैं स्मॉलर इन साइज एंड मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। तो जो स्पर्म होता है आगे आप देखोगे ये ओवम के पास जाता है चल करके, ओवम स्पर्म के पास नहीं जाता, ठीक है ना। और जो ओवा होता है या जो एग होता है या ओवम होता है ये लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकता। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल में लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एक ही एग प्रोड्यूस होता है एक टाइम में, एक ही एग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एक टाइम में। तो जो ओवम है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, और स्पर्म सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन बीइंग जो मेल में होती है, ठीक है, और ओवम जो फीमेल में होती है, ठीक है। अब यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप स्टार कर लीजिए और इसके एक एक पार्ट को आपको समझना है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अभी मैं इस फ्लो चार्ट पे भी आऊंगा। देखो फ्लो चार्ट से क्या होता है, एक माइंड मैप बन जाता है और उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं बच्चों को कि आप फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को समझा करें। जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उनको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन उसमें से जो हार्ड और डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होती है उसको अगर आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो तो वो पैरा भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, और बहुत इजीली आप अपने आंसर को अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले थोड़ा इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं हम। देखिए ये है आपका टेस्टिस, टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और ये है आपका स्क्रोटम, टेस्टिस के बाहर की जो स्किन होती है जिसके अंदर टेस्टिस होता है उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। अब यहां से एक ट्यूब जुड़ी हुई है, इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस, या इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसी में से होके स्पर्म मूव करते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। किसको,
स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, किसको, वास डिफरेंस को, ठीक है ना। ये आपका यूरेटर है, देखो यूरेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। यहां से ये ऊपर किडनी से जुड़ा होगा, एक इस किडनी से और एक दूसरी किडनी से, ठीक है। तो यहां पर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको यहां पर समझना नहीं। और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है और यूरिथ्रा से फिर बाहर आता है। तो ये ब्लैडर और यूरेटर जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी आपको शो किए गए हैं ताकि आप उनको लिंक कर सको, ठीक है। यहां पर एक दो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड और एक ग्लैंड और होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। इनका क्या काम है इनको अच्छे से समझेंगे। ये आपका पेनिस हो गया और पेनिस के बीच में से ये एक लाइन आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं यूरिथ्रा। ये वो रास्ता है जहां से यूरिन बाहर आता है, स्पर्म बाहर आते हैं, सीमेन बाहर आता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। तो मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसके कितने पेयर होता है, एक पेयर होता है। और नंबर कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं, मतलब 2 इन नंबर होता है, मतलब 1 पेयर, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा आप डिटेल से समझने की कोशिश करें इस फ्लो चार्ट से। देखो ये जो आपका स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम टेस्टिस के बाहर की जो स्किन होती है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, उसको वो क्या होता है, एक सेक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटी सी थैली नुमा संरचना होती है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर होता है किसका, टेस्टिस का। मतलब कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। अब जो ये टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस में यहां पे वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहां पर बेसिकली 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। एक होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा होता है लीडिंग सेल्स और तीसरा होता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। बड़े डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप 1-2 बार जब इनको बोलोगे और साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें समझ में जल्दी आएंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपका, जो अभी मैं बोल रहा हूं आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपको नोट्स बनाना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता है, आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस और लीडिंग सेल्स, ESL भी आप बोल सकते हो, ESL, एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और L स्टैंड्स फॉर लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके किसके, आपके टेस्टिस के, ठीक है। अब जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, ये इमेच्योर स्पर्म सेल को क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है। इमेच्योर जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं, अभी मैच्योर नहीं हुई है, वो इमेच्योर स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। लीडिंग सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बताया था ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गोनाड्स के अंदर, फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस में ही बनता है और उसको कौन बनाता है, टेस्टिस का कौन सा पार्ट बनाता है, लीडिंग सेल्स बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में MCQ में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि जो लीडिंग सेल्स है वो क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेमिनिफेरस क्या करता है, इमेच्योर स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद ये जो इमेच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं ये एपिडिडाइमिस में जाती हैं और वहां पर ये क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। एपिडिडाइमिस मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल। इन इमेच्योर स्पर्म सेल को मैच्योर कौन करता है, एपिडिडाइमिस करता है, और उनको स्टोर करने का काम भी कौन करता है, एपिडिडाइमिस करता है। ये एपिडिडाइमिस कहां पे होता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये है आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है आपका, एपिडिडाइमिस है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इमेच्योर जो स्पर्म सेल होती हैं वो मैच्योर होती हैं और स्टोर होती है। उसके बाद ये वॉश डिफरेंस में जाती हैं, कहां जाती हैं, वॉश डिफरेंस में जाती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस, लीडिंग सेल, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर से एक चीज आप देखिए कि जो टेस्टिस होता है आपका, जो आपका टेस्टिस होता है, इसमें कौन सी सेल्स प्रोड्यूस होती है, स्पर्म सेल।
स्पर्म सेल। उसके बाद ये इमेच्योर स्पर्म सेल कहां जाती है? एपिडिडाइमिस में जाती है। कहां जाती है? एपिडिडाइमिस में जाती है। ये दिख रहा है आप ऊपर का जो ये पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसमें जाती है, एपिडिडाइमिस में जाती है। और एपिडिडाइमिस से ना एक ट्यूब अटैच होती है, ठीक है ना। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो ट्यूब है ये किससे, ये इस ट्यूब को हम कहते हैं स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये ट्यूब है, ठीक है ना। तो ये एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म इस ट्यूब में एंटर करता है, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस में जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं यहां पर, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या बोला सर आपने? फिर से बोल दीजिए एक बार, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये कहा मैंने, ठीक है। ये क्या करती है? फ्लूइड सिक्रीट करती है। क्या करती है? फ्लूइड को सिक्रीट करती है। आइए डायग्राम पे फिर से, ठीक है ना। ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, ये आपको ग्लैंड दिख रही है। देखो भाई, आपके टेस्टिस में स्पर्म बने आपके टेस्टिस में। अब ये स्पर्म कहां गए? एपिडिडाइमिस में गए। एपिडिडाइमिस से कहां गए? ये वास डिफरेंस में गए। मैंने बोला ना ये मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब ये वास डिफरेंस में इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो बीच में 3 ग्लैंड्स क्या होती हैं? इनको हेल्प करती हैं। अब इन तीनों ग्लैंड से क्या निकलता है? सिक्रीशन निकलता है। ग्लैंड सिक्रीशन इसको बोलते हैं, ये फ्लूइड सिक्रीशन इसको बोलते हैं। ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आपकी, सेमिनल वेसिकल हो गई, और एक मैंने बताया आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, और जब ये फ्लूइड सिक्रीट करती हैं तो ये इस स्पर्म के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती हैं। तो ये फ्लूइड, अब देखो कई बोलते हैं स्पर्म को ही सीमेन बोलते हैं, ये गलत है। स्पर्म को सीमेन नहीं बोलते हैं। सीमेन क्या है? सीमेन क्या है? ये जो इन तीनों ग्लैंड से जो फ्लूइड सिक्रीशन हुआ है ना, इन तीनों ग्लैंड से जो ये फ्लूइड प्लस जो इस वास डिफरेंस से ट्रेवल कर रहे हैं जो आपके स्पर्म सेल हैं, तो जब ये स्पर्म सेल और फ्लूइड दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, तो यूरिन का रास्ता क्या है? ये यूरिथ्रा से बाहर आएगा, बीच में जो लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से। और जो स्पर्म है और ये फ्लूइड सिक्रीशन है, ये भी इसी यूरिथ्रा से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, एग्जिट आउट होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको, यूरिथ्रा से ही आपका यूरिन निकलता है, इसी से आपका स्पर्म भी यहीं से बाहर आता है, ठीक है ना, यहीं से बाहर आता है। तो स्पर्म सेल और फ्लूइड सिक्रीशन जो कि ग्लैंड से सिक्रीट हुआ था, स्पर्म सेल और फ्लूइड सिक्रीशन, इन दोनों को मिलाकर के हम सीमेन बोलते हैं। केवल स्पर्म को सीमेन नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस वास डिफरेंस से मतलब टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से क्या आ रहे हैं? स्पर्म सेल आ रहे हैं, और इन तीनों ग्लैंड से फ्लूइड आ रहा है। ये दोनों यहां पे मिलते हैं और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाते हैं? बॉडी से बाहर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्लियर? अब देखिए यहां पर तो क्लियरली डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका टेस्टिस हो गया, ये ऊपर एपिडिडाइमिस हो गया, यहां से ये वास डिफरेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तीनों इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स क्लियर, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल ग्लैंड तीनों मिला करके फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं, जिसको फ्लूइड सिक्रीशन कहते हैं। वॉश डिफरेंस से आपका स्पर्म सेल आए जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों किस रास्ते से बाहर आते हैं? यूरिथ्रा से बाहर आते हैं, जो कि पेनिस के बीच में होती है अंदर, ठीक है। अब यहां पर मेल जितनी चीजें मैंने अभी आपको समझाई वो सारी यहां पर मैंने उसकी थ्योरी यहां पे लिखी हुई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप नोट्स बनाइए, ठीक है। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म सेल, ठीक है ना। ये स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या कर रही है? इमेच्योर स्पर्म सेल्स को क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना, इमेच्योर स्पर्म सेल को। एपिडिडाइमिस क्या करता है? मैच्योर्स एंड स्टोर्स स्पर्म सेल। स्पर्म सेल्स जो होता है उसको मैच्योर करता है और स्टोर करता है। वॉश डिफरेंस क्या है? ये क्या करता है? स्पर्म को ले जाता है कहां तक? एपिडिडाइमिस से कहां ले जाता है? ये यूरिथ्रा की तरफ ले जाता है। किसको? स्पर्म को। तो स्पर्म कौन से रास्ते से जाते हैं? वॉश डिफरेंस से जाते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल,
ये क्या करता है, फ्रक्टोज को सिक्रीट करता है इनटू द सीमेन, क्योंकि सीमेन में जो स्पर्म होते हैं ना, फ्लूइड सिक्रीशन तो है ही उसमें, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो छोटी छोटी सेल्स होती है, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस फ्रक्टोज मतलब इस कार्बोहाइड्रेट से इनको एनर्जी मिलती है। सेमिनल वेसिकल से ये सिक्रीट होते हैं और कहाँ जाते हैं, सीमेन में जाते हैं। सीमेन में जो स्पर्म होते हैं वो इस फ्रक्टोज, इस कार्बोहाइड्रेट से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको एनर्जी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिक्रीट्स एन एल्केलाइन बफर। एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर का जो बफर है उसको सिक्रीट करेंगे इनटू द सीमेन, सीमेन में, टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वेजाइना। क्योंकि जब ये सीमेन वेजाइना में एंटर करेगा, डिपोजिट होगा, तो वहां पर ऑलरेडी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है वहां पे, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और स्पर्म सेल जब उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएंगे तो उस एसिड से मर जाएंगे, लेकिन उनको उससे कौन बचाता है, ये एल्केलाइन बफर बचाता है। ये बेसिक नेचर होता है। ठीक है, जो कहां से निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब आपको पता चला इन ग्लैंड्स की कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है म्यूकस रिच फ्लूइड को। म्यूकस रिच फ्लूइड को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया ना, म्यूकस, पेप्सिन को मतलब जो HCl है उस हमारे स्टमक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनको क्या करता है, एसिडिक से बचाता है। ठीक है ना, एसिड से बचाता है म्यूकस। ठीक है ना, तो म्यूकस रिच फ्लूइड होता है यहां पर भी इनटू द सीमेन दैट मे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एसिड्स इन द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा में देखो कभी कभी यूरिथ्रा से यूरिन बाहर आता है। ठीक है ना, तो उस यूरिन में भी एसिड होता है, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो जब वो यूरिथ्रा में आएगा तो स्पर्म सेल मर जाएंगी, लेकिन उनसे इसको कौन बचा रहा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला म्यूकस फ्लूइड। ठीक है, यूरिथ्रा क्या करता है, यूरिथ्रा वो रास्ता है जहां से सीमेन इजेकुलेट होता है, यहां से सीमेन का इजेकुलेशन होता है। इट आल्सो कैरीज यूरिन, ये यूरिन भी यहीं से बाहर आता है यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर आपकी यूरिथ्रा से ये क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। और पेनिस जो कि डिपॉजिट करता है स्पर्म को वेजाइना में ड्यूरिंग इजेकुलेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अभी हम यहां पर एक चीज को मान करके चलेंगे कि मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और मेल के पेनिस से फीमेल के वेजाइना में स्पर्म क्या हो गए, एंटर हो गए। स्पर्म क्या हो गए, इस तरीके से होते हैं। इनका एक हेड वाला पोर्शन होता है और एक मिडल होता है, और ये पीछे की टेल होती है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारे कहां चले गए, वेजाइना में चले गए। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहां पर देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट आपको समझने हैं। जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं ना, फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है। ये एक ओवरी, ये दूसरी ओवरी। इस ओवरी से एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। जैसे मेल के केस में आपने वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट पढ़ा, ऐसे यहां पर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है जो दोनों ओवरीज से जुड़ी हुई होती है। यह है आपकी ओविडक्ट, यह है आपकी ओविडक्ट। क्लियर। अब यहां पर यूट्रस, यूट्रस वो जगह है जहां पर बच्चा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है ना, ये गर्भाशय यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं कर्विक्स। क्या कहते हैं हम इसको, कर्विक्स। ठीक है, तो इतने पार्ट्स आपको समझ में आए। अब देखो यहां पर हमने क्या बोला, ओवरीज होती है, एक पेयर ओवरीज होती है फीमेल में, मतलब 2 ओवरी होती है। इनके साथ एक ट्यूब अटैच होती है जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये है आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, ये है आपका यूट्रस। ठीक है, और ये है आपकी ओवरीज। क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे। अब यहां पर 3 चीजें होती हैं जब स्पर्म, अब देखिए यहां पर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब फीमेल की जो ओवरी होती है ना, वो एग सेल को या ओवम को रिलीज कर देती है ना, तो उस प्रोसेस को हम ओवरी कहते हैं। रिलीजिंग ऑफ ओवम और एग सेल फ्रॉम ओवरी, ओवरी से एग सेल को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है, और वो फिर कहां जाते हैं वो एग सेल, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो
ओवरी से एग सेल को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है ना। ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है। इस ओवरी से एक एग सेल निकलेगी। क्या निकलेगी? एक एग सेल निकलेगी। कहां के लिए? आपकी कहां के लिए? आपके फैलोपियन ट्यूब के लिए। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहां पर एक चीज को समझोगे कि भाई जो आपकी एग सेल होती है, ओवम होती है, वो तो नॉन मोटाइल होती है। अभी यहां कैसे जाएंगी? अब आप इस चीज को ध्यान से समझना, कैसे जाएंगी, कैसे ये आगे जाकर के डेवलप करेंगी। ठीक है। तो पहला प्रोसेस आपको क्लियर हुआ। दूसरा क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब से आगे तो ये मूव नहीं करेगा ना आपका जो एग सेल बना हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बता दिया था? मैंने आपको यहां पे क्या बताया? देखिए, मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि स्पर्म सेल चले गए हैं वेजाइना में। अब ये स्पर्म सेल यहां से होते हुए इस तरीके से और फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे। अब जब ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे तो वहां पर एग सेल बनी हुई है, एग सेल बनी हुई है जो कि ओवरी से प्रोड्यूस हुई। तो ये एग सेल के साथ क्या कर लेगा? फ्यूज कर लेगा। और इन दोनों के फ्यूज होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब। तो ये दोनों जब मिलती हैं, मेल और फीमेल गैमेट मतलब ओवम और स्पर्म सेल जब मिलती हैं तो इनसे बनने वाला जो अगला सेल है वो है जाइगोट। फर्टिलाइज्ड जाइगोट है ये, फर्टिलाइजेशन के बाद ठीक है बना। ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में अब ये जाइगोट क्या करेगा? अब ये जाइगोट क्या करेगा? यहां पर देखिए थोड़ा इस डायग्राम में। ठीक है ना। यहां स्पर्म सेल आ गई, ओवम के साथ मिल गई। तो ये क्या होगा? यहां से यूट्रस में, यहां से ये जो आपको जाइगोट दिख रहा है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से ही तो बना है। अब ये जाइगोट धीरे धीरे आगे जाकर के मूव करेगा आगे। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा ये आगे की तरफ जाता रहेगा इस तरीके से। देख रहे हैं आप? तो यहां पे क्या हो रहा है आपको देख रहे हो? सेल्स के नंबर में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है ना। एक जाइगोट से 2 जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है ना। 2 से 4 बन जाते हैं। ठीक है ना। 4 से फिर 8 बन जाते हैं, 8 सेल बन जाती हैं इसकी। 8 से फिर 16 बन जाती है, 16 से 32, 32 से 64, 128। ठीक है ना। इस तरीके से ये डिवाइड करता रहता है। तो फिर जाइगोट से फिर क्या बनता है आपका? अल्टीमेटली यहां पर एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो एक साइकिल आपको याद रखनी है कि जो जाइगोट, जो आपकी स्पर्म सेल और ओवम सेल है दोनों से मिलकर के जाइगोट बनता है, वो फर्दर डिवाइड करता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और फिर उस एम्ब्रियो से ही फिर फीटस बनता है और वही फीटस फिर बेबी बनकर के जन्म लेता है, बेबी बनकर के जन्म लेता है। ठीक है ना। तो ये एम्ब्रियो, फिर ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके साथ क्या हो जाता है? ये अटैच हो जाता है यहां पे। ठीक है ना। और इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। सबसे पहले फीमेल की ओवरी ने एग सेल को प्रोड्यूस किया, एग सेल को प्रोड्यूस किया। नीचे से स्पर्म सेल आई फैलोपियन ट्यूब में, एग सेल के साथ फ्यूज करी, मिली, दोनों ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया। ठीक है ना। जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट फर्दर आगे डिवाइड किया, वो फिर यूट्रस की दीवार के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया। और उसी को हमने क्या कहा? इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द इनर वॉल ऑफ यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम क्या होता है? जो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम से ये ग्रोइंग एम्ब्रियो अटैच हो जाता है और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन, ओवम का बनना, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म सेल और ओवम का फ्यूज करना, और उनके बाद
जाइगोट बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, और उस ग्रोइंग एम्ब्रियो का यूट्रस की अंदर की लाइनिंग से, अंदर की वॉल से अटैच हो जाना, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो जाना। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा होगा, यहां पर इवोल्यूशन हुआ, यहां पर फिर उसके बाद जाइगोट बना, इवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर उसके बाद जाइगोट बना, जाइगोट ने आगे क्या किया? मूव किया, क्योंकि उसके साथ स्पर्म सेल है, और जैसे वो मूव कर रहा है आप देख रहे हो सेल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो सेल्स के बढ़ने के बाद टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप किया, पूरी बॉडी बन गई, और जब पूरी बॉडी बन गई तो 9 महीने के बाद, 9 मंथ पीरियड के बाद क्या हो जाता है? आपका बेबी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, ये सारी कहानी इसकी। क्लियर है? इसका ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। एक बार मैं और आपको यहां पे समझा देता हूं कि देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि ओवरी के अंदर जो इमेच्योर एग सेल थी, इमेच्योर एग सेल थी, वो पहले से ही प्रेजेंट है। अब एवरी मंथ एक बार ओवरी से एक एग सेल फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? निकलती है, एक एग सेल एवरी मंथ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। हर मंथ निकलता है, एक बार एक ओवरी से निकलेगा, दूसरी बार दूसरी ओवरी से निकलेगा, एक बार लेफ्ट वाले से निकलेगा, दूसरे मंथ राइट वाले से निकलेगा, ऐसा चलता है एक क्रम, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। अब इस ओव्यूलेशन से बनने वाला जो एग सेल है, अगर उसके साथ स्पर्म मैच कर रहा है, अगर उसके साथ स्पर्म फ्यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर मैच्योरेशन साइकिल चलेगी, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप समझते होंगे इस चीज को, ठीक है। अब वेजाइना में जो स्पर्म सेल है ना, वो फैलोपियन ट्यूब की ओर क्या करती है? मूव करती है। अब यहां स्पर्म सेल क्या करती है? एग सेल से फ्यूज होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसी को? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल है। एम्ब्रियो की जो मूवमेंट होती है वो फीमेल के स्ट्रक्चर की ओर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। तो वो यूट्रस की तरफ जाता है और अल्टीमेटली यूट्रस से अटैच हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो यूट्रस की जो दीवारें होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे कि हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो और ग्रोइंग फीटस गेट न्यूट्रिशन। अब अंदर जो पल रहा बच्चा है उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, बच्चा होता है वो पेट में नहीं होता है, क्योंकि पेट में होता है HCl, एसिड जला देगा उसको। बच्चा किस में होता है? यूट्रस में होता है। किस में होता है बच्चा? यूट्रस में होता है, ठीक है। बच्चा जो होता है वो कहां होता है? आपके यूट्रस में होता है, यहां पर। ये बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, इसलिए इस तरीके से चीजें हो रही है, ये वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो फीटस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? भाई अंदर पल रहा जो बच्चा है उसको खाना पीना, ऑक्सीजन, अब खाना पीना तो वो खाएगा नहीं, अब उसको कम से कम ऑक्सीजन तो चाहिए ही, ब्लड तो चाहिए ही उसको, क्योंकि उसके अंदर भी हार्ट है, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है, यहां पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अब इसको देखिए जरा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? बच्चे की नाभि से एक इस तरीके की ट्यूब जुड़ी हुई होती है, ये, और ये ट्यूब अटैच होती है किससे? प्लेसेंटा से। इसी ट्यूब को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, द कनेक्टिंग ट्यूब फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस टू द प्लेसेंटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, प्लेसेंटा यहाँ पर यूट्रस में वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती है, ब्लड वेसल। ये डिस्क शेप्ड टिश्यू होता है, टिश्यू होता है प्लेसेंटा, जो यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। लेकिन ये प्लेसेंटा तभी डेवलप होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। वैसे नहीं होता है ये प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी के दौरान ही ये क्या होता है? डेवलप होता है इनसाइड यूट्रस टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब ये यहां पर ये ब्लड वेसल जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है
और बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, ग्लूकोज भी आते हैं। अब बच्चे के अंदर दांत तो है नहीं ना उसके मुंह में, तो खाना तो चबा नहीं पाएगा। तो जब वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, तो वो ग्लूकोज इस ट्यूब के थ्रू, प्लेसेंटा से इस ट्यूब के थ्रू बच्चे को मिलता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना। तो ये है प्लेसेंटा का बेसिकली काम। अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसकी नाभि से, नोवल से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, प्लेसेंटा के साथ जुड़ी होती है, और इसी ट्यूब के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो CO2 इसी ट्यूब के थ्रू क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। फिर धीरे धीरे जब बच्चा पैदा होता है, तो मैंने आपको बताया आपकी जो वेजाइना और यूट्रस है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहता है आप कर्विक्स। उसी कर्विक्स से ये क्या होता है, बाहर आता है। उस टाइम ये कर्विक्स क्या होता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है जो विलाई होती है, विलाई ऑन प्लेसेंटा प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिससे बच्चे को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एनर्जी वगैरह सारी चीजें मिलती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और उसमें जो वेस्टेज CO2 वगैरह बनता है वो उसी के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है।